नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे टर्म के दूसरे कार्यकाल के आखिरी सत्र में लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी संसद में ऐसे बोला जैसे वो किसी चुनावी सभा में बोल रहे हो। एक एक करके परत दर परत उन्होंने 10 साल की अपनी गारंटी गिनाई और 70 साल के उनके फेल्योर को, लगभग 65 से 70 साल तक विपक्ष के फेल्योर को उन्होंने 10 साल की गारंटी बताते बताते इस देश को मैसेज दिया कि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। उन्होंने कई गारंटी दी, इस देश को आश्वासन किया, इस देश को भरोसा दिलाया, लेकिन एक गारंटी जो बहुत महत्वपूर्ण हम सबको हमेशा लगा, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वो अनाज तब ना जब आप जीवित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। वो अनाज की तब ना जब आपके परिजन स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि गंभीर बीमारी हो और आपकी औकात से बाहर हो जाए सब कुछ। कई ऐसी बीमारियां हैं इस देश में जो आम आदमी को उसे सुनते ही रूह कांप जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उस बीमारी का इलाज के लिए बहुत योग्य डॉक्टर नहीं है, इसलिए भी कि दवा इतनी महंगी है कि आम आदमी की रीढ़ टूट जाती है। इस देश में यह भी हमने महसूस किया है कि सरकारी संस्थानों में जो मेडिकल सुविधाएं मिलती है वो दवा के रूप में मिलती है। लोग यदि बीमार नहीं भी होते हैं तो फर्जी बिल बना करके वो बिल प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए दवा दुकान तक भी पैसा पहुंच जाता है। पूरा सिस्टम एक तरह से लगता है कई बार सड़ा हुआ है। देश में ना सिर्फ योग्य डॉक्टरों की कमी है, सुविधाओं की कमी है। यदि मेडिकल कॉलेज है तो डॉक्टरों के पास प्रैक्टिकल करने की सुविधाएं नहीं है। यदि डॉक्टर बन भी जाए तो उनके ऊपर इतना प्रेशर है, इतना मरीज है कि वो क्या करे। ऐसे में जब गंभीर ऐसी बीमारियां हो जाए तो कैसे क्यों रूह कांपती है? सिर्फ इसलिए नहीं कि इलाज हो पाएगा कि नहीं, इस बीमारी इस बीमारी का इलाज हम करवा पाएंगे कि नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी होगी कि नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश को एक बड़ा भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि थर्ड टर्म में जब हम आ रहे हैं तो इस देश को हम मेडिकल गारंटी देंगे। इस देश में बड़े पैमाने पर हम स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो कही कि दवाओं की कीमत पर हम एक बड़ा कंट्रोल करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए देश के विख्यात कैंसर डॉक्टर अंशुमान है। उनका बड़ा नाम है, कैंसर में देश में जाने माने नाम है। और अंशुमान जी ना सिर्फ कैंसर विशेषज्ञ हैं बल्कि वो अपने पेशे में ही कुरीतियों को, अपने पेशे की बुराइयों का भी एक कैंसर की तरह इलाज कर रहे हैं। लंबे समय से इस शो के व्यूअर्स भी हैं और हमारे खास भी हैं। तो डॉक्टर अंशुमान जी से हम जुड़ते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैंने परिचय दिया, डॉक्टर अंशुमान धर्मशिला अस्पताल के डायरेक्टर भी हैं। देश के कैंसर विशेषज्ञ में उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मैं कह रहा हूं देश के, तो देश के समझिए, देश के जाने माने कैंसर डॉक्टर। लेकिन अंशुमान जी की का एक परिचय जो मैंने अभी आपको दिया कि अपने ना सिर्फ कैंसर के विशेषज्ञ हैं, अपने पेशे के अंदर के कैंसर का भी इलाज करना चाहते हैं, जो आमतौर पर एक धारणा बनी हुई है। डॉक्टर साहब, आज जब मैं कई दिनों से चाह रहा था कि आपसे चर्चा हो, आपके माध्यम से देश की जनता बहुत सारी चीजों को समझे। कभी कैंसर पे तो अलग से चर्चा होगी, लेकिन आप उस चीज के डॉक्टर हैं सर जिस बीमारी का नाम सुनते रूह कांप जाती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इलाज होगा या नहीं। कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंशुमान के पास यदि हम पहुंच गए तो इस बीमारी का इलाज तो हो ही जाएगा। यह भरोसा भी सालों में आपने कमाया है। लेकिन एक बड़ी चीज है कि ये इतना बड़ा लाइलाज बीमारी है और इतना खर्चा है इसमें कि मिडिल फैमिली क्या, हायर मिडिल फैमिली की रीढ़ टूट जाती है। आज देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा भरोसा दिलाया है और उन्होंने कहा है कि बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर के, उसके महंगे इलाज को लेकर हम कंट्रोल करेंगे, उसकी दवाएं सस्ती होंगी, बड़ी संख्या में डॉक्टरों की मतलब मेडिकल अस्पताल खोले जाएंगे। इसमें आपको, चूंकि आप बहुत गहराई से देखते हैं, कितना कुछ आप समझ पाते। पहले हम सुन लेते हैं उनके जो प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद हम आपसे चर्चा इस पे करेंगे।
ऊपर उठे, उसके जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़े। अब समय की मांग है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में हम कैसे सुधार लाए। हम आने वाले दिनों में हमारी पूरी शक्ति, पूरा सामर्थ्य ईज ऑफ लिविंग से एक कदम आगे बढ़ करके क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ हम बढ़ाना चाहते हैं। हम उसके लिए जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष न्यू मिडिल क्लास जो गरीबी से निकल करके बाहर आए हैं, ऐसे न्यू मिडिल क्लास को नई ऊंचाई और सशक्त बनाने के लिए हम अनेक विविध कार्य पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास करने वाले हैं। और इसलिए हमने सामाजिक न्याय का जो मोदी कवच दिया है ना, उस मोदी कवच को और मजबूत बनाने और ताकत देने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, आजकल जब हम कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, तो ऐसा कुतर्क दिया जाता है कि 25 करोड़ बाहर आए तो फिर 80 करोड़ को खाना अनाज क्यों देते हो। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं कोई बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल से बाहर आ जाए ना, तो भी डॉक्टर कहता है कुछ दिन इसको ऐसे ऐसे संभालिए, खाने में परहेजी रखिए, ढिकना करिए, फलाना करिए। कहना क्यों? कहीं दोबारा वहां मुसीबत में ना आ जाए। जो गरीबी से बाहर निकला है ना, उसको ज्यादा संभालना चाहिए, ताकि कोई ऐसा संकट आकर के फिर नया परिवार बनता है। पक्के घर देने का मेरा कार्यक्रम जारी रहेगा। नल से जल योजना, मेरा पाइप से गैस के कनेक्शन, मोदी 3.0 कहते हैं। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देंगे। भारत में डॉक्टर की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन हो। तो आपने देखा डॉक्टर साहब की प्रधानमंत्री ने जो बात कई चीजों खंड में कही, उसमें कहा 3rd टर्म में जब हम आएंगे अस्पतालों की संख्या बढ़ाएंगे। हमने उस बाइट को भी सुना कि उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को हमने यहां किया, अब इस लेवल पे आए, अब इलाज प्रायोरिटी है। आपको क्या लगता है कि ये कितना संभव हो जाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ी पीड़ा दवाओं में कीमत जो है, आप अक्सर आपसे बात होती है, कई बार आपने कहा कि जो कीमत दवाओं की होती है उससे कई गुना महंगे कीमत पर बढ़ता है। इस पर कंट्रोल क्या होगा? क्या इतना आसान हो पाएगा मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाना, डॉक्टरों की संख्या बढ़ाना और दवा पर की कीमत पर कंट्रोल करना? जी देखिए, प्रधानमंत्री की बात सुनकर ऐसा लग रहा है, देखिए चुनावी भाषण है ये, ठीक है, इसमें तो बहुत गुड़ शहद सब लपेटा जाएगा, ये भी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता आज सदन में चर्चा में दी जा रही है, सबसे अच्छी बात है। होना ना होना पे आगे डिस्कशन में आते हैं। मतलब पब्लिक की जरूरत है, ये तो मतलब आजादी के बाद ही, आजादी के पहले और आगे भी शाश्वत सनातन जरूरत है, ये स्वास्थ्य की रहेगी। चरक धन्वंतरी सुश्रुत के समय से ये बात कही जा रही है। अब है कि प्राथमिकता दी जा रही है, मतलब चुनावी अगर कहें कि आधार बना के, तो मतलब ये बहुत बड़ी प्राथमिकता समझ में आ गई। आपने देखा बजट में, अंतिम बजट में निर्मला सीतारमण ने कैंसर वैक्सीन के लिए बजट आवंटन की बात कही। इसका मतलब ये सारी चीजें अंडर करंट थी, अब उभर के आ गई हैं। ये बिल्कुल एक स्वागत का विषय है, इसमें कोई दो मत नहीं है, अच्छी चीज है। अब चलिए कि जरूरत है और बात हो रही है कि इस पे होगी तो कुछ तो होगा ही। अब है कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना, ये बढ़ा, उसमें देखिए मेरी सहमति इतनी जल्दी इसलिए नहीं है इस पे, क्योंकि ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज हैं वो काफी डिटेरिएट हो गए, काफी उसमें कमियां हो गई, शिक्षक नहीं है, उपयुक्त सुविधाएं नहीं है। तो हमारी कोशिश, अच्छा ये नहीं कह सकते हैं सिर्फ हम सेंटर मतलब कैबिनेट से हम उम्मीद करें केंद्र मंत्रालय से कि ये सारा ठीक कर देगा, क्योंकि हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट और दोनों के सामंजस्य और संतुलन से ही स्वास्थ्य व्यवस्था हिंदुस्तान की सुधर सकती है। कि हेल्थ को एग्जीक्यूट करना है
और केंद्र को गाइड करना है और कुछ बजट आवंटन को सपोर्ट करना है। तो उसके लिए पहले चाहिए जो एस्टेब्लिश आपके मेडिकल कॉलेज है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, टर्सरी हेल्थ सेंटर, तीनों को इंपावर कर लें। तो उसमें आपको जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो, उदाहरण के तौर पे बिहार का लेते हैं क्योंकि बिहार पे अभी एक इंटरव्यू की बात आपने कही कि करना है, तो वहां पे देखिए आप कि लगभग 48,000 इंसान पे एक डॉक्टर है। ये रेशियो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। रिकमेंडेशन है कि 2000, आइडियल तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 1000 आबादी पे एक डॉक्टर होना चाहिए। हिंदुस्तान में है कि 2000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। 48,000, तो ये डॉक्टर की वैकेंसी निकालें, पहले उनको ये करें, सर्विस दें। सर्विस कॉन्ट्रेक्चुअल ना दें। कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस जब भी देंगे तो डॉक्टर का मोटिवेशन नहीं होगा, अच्छे डॉक्टर नहीं आएंगे या छोड़ के चले जाएंगे। तो सर्विस प्रॉपर हो, और उसके बाद वहां सुविधा, डॉक्टर जब ज्वाइन करे तो काम कैसे करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए सामान, ऑपरेशन थिएटर, सारी सुविधाओं की व्यवस्था। और तीसरी बात कि डॉक्टर जब रहेगा किसी भी राज्य में, कुछ राज्य में गड़बड़ी है, कुछ राज्य अच्छे भी हैं, जिसमें उसकी सुरक्षा व्यवस्था, उसके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था, और अल्टीमेटली सेवा तो ठीक है लेकिन उसकी सैलरी, उसके पैसे जो मिलेंगे ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके, इसकी व्यवस्था ये कर लें। और उसको करें फेज 2 में। इसके लिए हर समय मॉडल क्या देता हूं, एंट्री मैनेजमेंट ये करें, पीपीपी मोड ले लें। पीपीपी मोड ये होता है कि नए मेडिकल कॉलेज आप बना रहे हैं, तब तक मरीज क्या करेगा, 5 साल। तो एस्टैब्लिश जो बड़े अस्पताल हैं उनके रेट पे नियंत्रण करके उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें कि तब तक हमारे रोगियों का इलाज तुम करो, तुम्हारा पेमेंट हम इस कार्ड के थ्रू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मरीज का कार्ड बन गया, जैसे आयुष्मान कार्ड है उस तरह का कार्ड बन जाए, गवर्नमेंट को अप्लाई करे, गवर्नमेंट उसको रिकमेंड कर दे, फला फला हॉस्पिटल में जाइए, इलाज कराइए, पेमेंट मरीज को ना करना पड़े, डॉक्टर करना पड़े। इन द मीन टाइम सरकारी संस्थान इंपावर हो, बढ़े 5 साल में, और ये टेक ओवर हो जाए। ये बड़ा एक सुनियोजित उपाय लग रहा है, ऐसे हम कर सकते हैं और डुएबल है और जरूरत भी है इसकी। आपको जिस तरह से उन्होंने कहा, जैसे कि महज दवाई को लेकर के है, आमतौर पे शिकायत ये आती है कि दवा की कीमत, और पिछली बार तो कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि कई ऐसी संस्थान हैं, कई ऐसे अस्पताल जो दवा दुकान खोले गए हैं जो सरकारी दवा जो सामान्य रेट से कम पे मिलते हैं, लेकिन अस्पतालों में जिस ढंग की दवा की कीमत है, पब्लिक इस चीज को समझ नहीं पाती है कि इतनी महंगी दवा क्यों है। कई बार ऐसी बातचीत होती है तो पता चलता है कि दवा की जो रियल कीमत होती है, क्योंकि मेरे कई जानकार हैं जो दवा दुकानदार हैं, और हमने महसूस किया, हमारी व्यक्तिगत बात भी आपसे कई बार हुई है कि मैं व्यक्तिगत, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो साथी हैं, बिहार में भी हैं, जो मेडिकल शॉप है, उनके होलसेलर्स हैं, उनकी कमाई बहुत जबरदस्त है। तो एक मानसिकता आती है कि क्या दवा में इतना बेनिफिट है, सरकार और आम आदमी उसके लिए त्राहिमाम कर रहा है, तो क्या दवा जैसी चीज, क्योंकि वो भूख तो है नहीं, वो जलेबी और रसगुल्ला तो है नहीं कि सर हमेशा लोग खाना चाहेगा, तो दवा पर क्या कंट्रोल नहीं किया सकता कि सरकार इस पर नियंत्रण करे ताकि आम आदमी इस परेशानी से बचे? जी, बहुत बहुत वैलिड टॉपिक आपने छेड़ा है। देखिए, दवा पे, उसके प्राइस पे, दवा तो एक जनरल बात हो गई, कंज्यूमेबल्स मतलब सिरिंज है, निडल है, सर्जरी में जो सामान इस्तेमाल होता है उसको हम पूरे को मिला करते हैं ड्रग एंड कंज्यूमेबल्स। इसके दर का नियंत्रण करना सबसे पहले जरूरी, मेडिकल कॉलेज खोलने से पहले ही जरूरी है। अब इसमें देखिए कहानी, आपने खुद ही कह दिया कि दवा की दुकान वाले की कमाई बहुत है। सच्चाई ये है, मरीज को लगता है कि डॉक्टर कमा रहा है पैसा, लूट रहा है, कमा नहीं रहा, लूट रहा है, ये मानसिकता आम आदमी में है। हाँ, तो एक डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से जितनी दवा बिकती है, उस डॉक्टर की पर मंथ की कमाई बहुत बौनी दिखती है जो दवा की दुकान वाले की कमाई है। आप अंदाजा कीजिए कि कितनी बड़ी कमाई है। अब ये दवा की दुकान हो सकता है अस्पताल के अंदर हो तो कमाई अस्पताल को जाएगी, इंडिपेंडेंट दवा की दुकान बाहर हो तो कमाई उसके मालिक को जाएगी। अब देखिए इसमें कहानी क्या है, उदाहरण देके आपको समझाता हूं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी दवा पे लिखा हुआ 18,000 रुपए का, वो दवा आप चांदनी चौक में भगीरथ पैलेस में, जहां होलसेलर हैं जो पूरे दिल्ली या हिंदुस्तान का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 2200 रुपए को दवा मिल जाएगी आपको। तो ये प्राइवेट दुकान वाले और अस्पताल वाले क्या कहेंगे कि नकली दवा हो गई। अब देखिए सबका मैं समाधान भी देता चलूंगा आपको। तो 2200 से 18,000 का ये मार्जिन कहां गया? कुछ वेस्टेड डॉक्टर के पास भी गया होगा और कुछ दवा की दुकान में भी गया होगा। अब देखिए इसकी कहानी क्या है।
अब जो मरीज को लगता है कि अस्पताल लूटा, डॉक्टर लूटने कौन दे रहा है? ड्रग प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो जब कोई दवा कंपनी वाला लेके आता है, कहता है मैं एमआरपी इतना रखना चाहता हूं, तो उसका तो फॉर्मूला है। मैं पिछले 15 साल से इसके पीछे लगा हुआ था। 492 ड्रग को एसेंशियल ड्रग में डाल के उसका फॉर्मूला लगाया गया, उसकी दवा बहुत रिड्यूस हो गई। तब भी मैंने एक सवाल किया, जैसे आपने कहा कि दवा तो एसेंशियल ही होती है, कोई लड्डू रसगुल्ला थोड़ी है कि शौक से हम खाएंगे। ऑल ड्रग्स आर एसेंशियल ड्रग्स। तो दवाइयों पे कैपिंग इसी हिसाब से होना चाहिए कि तुम्हारे प्रॉफिट को हम 20% तक सीमित कर रहे हैं, 12% तक सीमित कर रहे हैं, ये 500% 600% का प्रॉफिट क्यों है? तो ये हो जाना चाहिए। कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। तो दवा कंपनी जब वहां पे अप्लाई करे कि मैं ये दवा लेके आ रहा हूं, मेरी लागत इतनी पड़ रही है दुकान तक पहुंचाने में, और ये दवा कितने की एमआरपी, तो वो प्रपोज करे, गवर्नमेंट उसको स्लैश करके एमआरपी का सीलिंग लगा दे कि इससे ऊपर ये दवा नहीं बिकेगी। ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन होता है मॉलिक्यूल बेस्ड सीलिंग, जैसे उदाहरण के तौर पे सिप्रोफ्लॉक्सासिन या कैंसर की दवा लीजिए डॉसिटैक्सिल। तो इसमें घुझोल क्या हो रहा है कि 492 ड्रग पे कैपिंग लगी, अब मान लीजिए 400 मिलीग्राम फला फला मॉलिक्यूल पे कैपिंग लग गई, तो ये क्या करते हैं कि 350 मिलीग्राम का पैक बना लेंगे और 50 मिलीग्राम का दूसरा पैक बना लेंगे, उससे कैपिंग से बाहर हो गए। तो उसके लिए मेरा हर समय रिकमेंडेशन होता है कैपिंग होना चाहिए पर मिलीग्राम इतने रुपए। तुम 300 बनाओ, 400 बनाओ, 500 बनाओ, जितने बनाओ, कैप है ये। अब इससे ऊपर तुम बेच ही नहीं पाओगे। तो ये जो कैपिंग मेथड है ये अप्लाई हो जाए, ये अच्छा सेंट्रलाइज है, कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, किसी स्टेट में बेचो कहीं बेचो, तुम्हारे दवा की कीमत इतनी होगी, ये हो जाए। दूसरा, जेनरिक मेडिसिन करके जो जन औषधि खुला, उसमें एक जो समस्या आ रही, पब्लिक का ट्रस्ट, डॉक्टर का ट्रस्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता पे बड़ी समस्या आ रही है, गुणवत्ता की कमी है। उसके लिए एक टेस्ट होता है बायो इक्विवेलेंस टेस्ट। मान लीजिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपने एक कंपनी के लिए जिसने रिसर्च किया, एक कंपनी जन औषधि को प्रोड्यूस किया, दोनों का लैब में टेस्ट कराइए कि दोनों बराबर कारगर है कि नहीं, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कीजिए, एक बात। दूसरी बात, जैसे आप कैपिंग लगाएंगे तो ब्रांडेड कंपनी भी, जो प्राइवेट कंपनी की दवा है, वो भी सस्ती हो जाएगी। तो आपको जन औषधि में, क्योंकि सप्लाई कम है अभी, डिमांड के हिसाब से जन औषधि में सप्लाई सिर्फ 20% है जितना हमें डिमांड है। तो आप इस तरह से आपूर्ति को सुनियोजित कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, जन औषधि का सप्लाई बहुत कम है। तो इसको सुनियोजित कर लें तो ड्रग कंट्रोल हो गया, सेम कंज्यूमेबल्स कंट्रोल हो गया। इंपोर्टेड जो गुड्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है जो बाहर से आती हैं, उस पर ड्यूटी बहुत है, टैक्स बहुत है, उस टैक्स को कम किया जाए। अगेन मैं वही कहूंगा कि कोई शौक से अपना ऑपरेशन करा के कोई इम्प्लांट तो नहीं डलवाएगा, तो उसमें कैप लगा दो कि इतना ही हम ड्यूटी लेंगे। जैसे 4 स्लैब हमारे जीएसटी का है, उसी तरह से इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स को स्लैब में बांट दें और इसको एसेंशियल में डाल दें, एसेंशियल स्लैब लगा के उसको कर दें। तो ये सब छोटे छोटे सुधार से आप देखिए सडन, सच बता रहा हूं, सडन गोल्डन एरा ऑफ हेल्थ केयर चालू हो जाएगा और सबको लगेगा यार ऐसे कैसे सस्ता हो गया। क्योंकि मैं बताऊं 492 पे जब कैपिंग हुई तो हमारे मरीज हमारे फार्मेसी में आके बताते थे कि जिसने भी किया हो हमें नहीं मालूम, लेकिन बहुत बहुत हम आशीर्वाद देते हैं। जो हमारी कीमोथेरेपी साइकिल 60,000 रुपए में होती थी, आज 12,000 रुपए में हो गई है। अब सोचिए कितना बड़ा ये है। अगर ये ब्लैंकेट हम लोग हर जगह कंट्रोल कर दें तो देखिएगा एक गोल्डन एरा हो जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपको लगता है कि ये गोल्डन एरा, इतने दिनों तक सरकारें, जो बात आप कह रहे हैं वो बात बहुत सारे डॉक्टर समझते हैं, जो कई बार तो हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर ही रहे हैं, डॉक्टर, और सोचिए इस बात को कि इसी मोदी सरकार में डॉक्टर हर्षवर्धन भी रहे हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं, कई बार जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई नहीं, इस पेशे में डॉक्टर को ही होना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री, इस चीज को जानकार होना चाहिए, मतलब हर चीजों का, आप यदि स्वास्थ्य मंत्री हैं तो कम से कम आपको मेडिकल साइंस और इस चीज की चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इसके बावजूद भी आज तक, मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, अतीत में ये जो बेसिक चीज है इसको छूने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये यदि समस्या समाधान जो आज मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, और चूंकि वो खुद कहते हैं कि मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी, तो आपको लगता है क्या इतने दिनों तक जो जिस चीज को नहीं छेड़ा गया, कहा जाता है कि मेडिकल सिस्टम जो है अपने आप में एक ऐसा प्रभाव इसका है कि सरकारों को इतना आसान नहीं होगा ये करना। क्या आपको लगता है कि संभव है जो गारंटी वो दे रहे हैं? देखिए ये ठीक है, मेडिकल लॉबी बहुत स्ट्रांग लॉबी होती है,
फंडिंग के हिसाब से और इस हिसाब से वो सब ठीक है, लेकिन आप बताइए जनता से ज्यादा बड़ा स्ट्रांग कोई होता है? 140 करोड़ की आबादी है, उसके हित में कोई काम होगा, कौन सी मेडिकल लॉबी उठा के जनता फेंक देगी? 2 मिनट नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को स्ट्रांग होना पड़ता है, गवर्नमेंट को स्पाइन वाला होना पड़ता है। स्पाइनलेस गवर्नमेंट हिम्मत नहीं करेगी ये सब करने का। अब देखिए जो आपने बात कही डॉक्टर, अनफॉर्चुनेटली मनीष भाई, कुछ डॉक्टर भी मंत्री बनने के बाद डॉक्टर नहीं रहते, दिक्कत यही है। अरे भाई मंत्री पद से हटा भी देगा, तुम डॉक्टर तो रहोगे ही। जब तक सत्ता में आए हो तब तक कुछ ऐसा सुधार कर दो कि लोग याद करें कि क्या डॉक्टर था यार, क्योंकि तुम्हें जानकारी है कि कहां कहां क्या हो रहा है, तुम्हें जानकारी है पब्लिक की जरूरत क्या है। दूसरा, कुछ ऐसे पोस्ट पर बैठाए जाते हैं लोग, चेयरमैन फेयरमैन, पता अलग अलग कमेटी एजेंसी पॉलिसी मेकर, उनको स्ट्रांग होना चाहिए, वो भी डॉक्टर जाते हैं, वो भी जाके वहां स्पाइनलेस चरणबद्ध बिल्कुल साष्टांग में रहते हैं, उन लोग को स्ट्रांग होना चाहिए। आपने देखा हो कोविड के टाइम में ट्रंप जब बकवास कर रहा था, एंथोनी फॉसी ने किस तरह से उसको रगड़ दिया था स्टेज से। डॉक्टर को यही होना चाहिए। आपको पोजीशन इसलिए नहीं दी गया कि बर्बाद कर दो हेल्थ केयर इंडिया का, पोजीशन इसलिए दिया गया कि हेल्थ केयर स्ट्रेंथ करो। हाँ ठीक है, कुछ चीजें मैं मानता हूं, लॉजिस्टिक्स है, हमारी कमी होती है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो उसके लिए ओपनली गवर्नमेंट से 1-to-1 डिस्कशन करो कि देखो हमें इस पे फाइनेंस बढ़ाना पड़ेगा, इसको करो, ठीक करो, जरूरत है। आप सोचिए मनीष भाई, कोई स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, 3 चीज पे कोई सरकार काम कर लेना, उसको पार्टी से हटाना मुश्किल हो जाएगा। आपको जरूरत है नहीं कुछ और करने की, क्योंकि ये जरूरत सभी की है, सब लोग क्रिप कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो गया हेल्थ केयर का, प्राइवेटाइजेशन हो गया एजुकेशन सिस्टम का, और आज सिक्योरिटी गार्ड हर सोसाइटी में आ गया, प्राइवेटाइजेशन है। आपका लॉ एंड ऑर्डर इतना सिक्योर हो कि क्रिमिनल की हिम्मत ना हो कुछ करने की, कौन क्या करेगा? तो 3 चीजों पे काम गवर्नमेंट कर दे, किसी को हिलाना, उस गवर्नमेंट को हिलाना मुश्किल हो जाएगा। एक और चीज डॉक्टर साहब, कि हर डॉक्टर सरकारी मतलब बच्चा चाहता है कि उसके इलाज की सुविधाएं सरकार, मतलब सरकारी अस्पताल में उसे कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाए, लेकिन डॉक्टर बेहतर आप जैसा डॉक्टर प्राइवेट अस्पताल के पास है, डॉक्टर अंशुमान जैसा विशेषज्ञ इस देश के सरकारी अस्पताल में नहीं है। तो ये चीज हो जाती है ना कि मतलब सुविधाएं, जो डॉक्टर की हेल्थ की सुविधाएं भी वीवीआईपी को मिलेंगी, डॉक्टर अंशुमान जैसा काबिल कैंसर स्पेशलिस्ट सरकारी अस्पताल को नहीं मिलेगा, मतलब आम आदमी को नहीं मिलेगा। उसकी मुश्किलें होंगी प्राइवेट अस्पताल में, तो उसे जाने में डर लगता है, लेकिन जिसके पास पैसे हैं उसे वीआईपी लगता है, वीवीआईपी सुविधाएं हैं। तो फिर समस्या क्या है कि आम डॉक्टर जो है, जो काबिल से काबिल डॉक्टर, वो भी सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहता। तो फिर इससे कंट्रोल चीजों पर कैसे होगा? आम आदमी को स्वास्थ्य सुलभ कैसे हो पाएगा? मनीष भाई अब बहुत मजे हुए पत्रकार हैं, बिल्कुल अलग सेगमेंट छू दिया और दर्शक को पता भी नहीं चला होगा, लेकिन अच्छा सेगमेंट छुआ है आपने। देखिए आज हालत यह है कि अच्छे डॉक्टर से मतलब है कि सबसे पहले तो मेडिकल एंट्रेंस जो क्वालिफाई किया जनरल कैटेगरी से, तो ऑब्वियसली अच्छा डॉक्टर है, उसका आईक्यू बेहतर है। फिर उसने पढ़ के मेहनत करके एग्जाम भी पास किया बिना किसी सब्सिडी के सरकारी कॉलेज से, तो बेहतर हुआ। विज़ प्राइवेट कॉलेज से कोई करेगा तो नेचुरल सी बात है, एंट्रेंस भी नहीं दिया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन करने गया तो फिर ये जनरल कैटेगरी का बच्चा फिर से बिना किसी आरक्षण के पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो फिर इसका आईक्यू बेटर हुआ। और नहीं अगर ऐसा है तो फिर ओपन कर दो ना सीट, एक बार दिखा दो ओपन करके कि कितने किसके बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं। इस तरह से करते हुए जब एक नॉन रिजर्व कैटेगरी का बच्चा मंजता है, तपता है सोने की तरह, तब जाकर निखरता है। डॉक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। अच्छा अब निखर गया, अब बताइए इस बच्चे को निखरने के बाद, सच बता रहा हूं, आप किसी भी उपयुक्त जनरल कैटेगरी का डॉक्टर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पास हुआ डॉक्टर, उससे पूछ के देखिए, दिल पे हाथ रख के कहेगा मैं तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहता था एज ए डॉक्टर। क्यों? वो पढ़ा सकता अपने नेक्स्ट जनरेशन को, और वहां पे ज्यादा मरीजों की सेवा करने की सुविधा होती, और ओब्वियसली पैसे तो मिलते, क्वार्टर मिलते, और एक मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की एक इज्जत होती है, एक रुतबा होता है। क्यों नहीं ज्वाइन किया? इतनी मेहनत करके जब वो ज्वाइन करता है, उसका प्रमोशन 10 साल में होगा। कोई रिजर्व कैटेगरी का आएगा, प्रमोशन 3 साल में होकर उससे जूनियर उसके ऊपर बैठ जाएगा, और वो उस पर ऑर्डर करेगा, ये करो वो करो, जबकि जानते ही तो मेरे जूनियर थे तो कुछ जानता ही नहीं करना, और ये उसको शासन आदेश दे रहा है। नेता आएंगे,
गाली गलौज करेंगे। बिहार में देखिए वो तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री बना हुआ था, गाली देता था डॉक्टरों को। आप बताइए डॉक्टर का मोटिवेशन लगा रहेगा मेडिकल कॉलेज में? उसके बाद जहां मर्जी आए, नेता की बात आपने नहीं मानी, ट्रांसफर कर देगा आपको उठा के। तो इस कंडीशन में डॉक्टर यहां ज्वाइन नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट में, उनके पास दो ऑप्शन बच जाता है, या तो भारत छोड़ दो, ब्रेन ड्रेन, बाहर चला गया, या दूसरा कि अब पढ़ा लिखा इतना है तो इतना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहां मिलेगा उसको, तो जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ने बिजनेस फॉर्म में तैयार किया है वहां पे उसको मिलता है, वहां जाके काम करता है। ये मजबूरी ऐसी हो गई है। अब इसके लिए क्या कहिएगा भाई? डिफेंस में, डीआरडीओ में आपने तो आरक्षण नहीं रखा है, क्योंकि आप कहते हैं सुरक्षा लोगों के जान से जुड़ा है। तो डॉक्टरी क्या है? जान से नहीं जुड़ा है। हेल्थ केयर क्या मजाक है? कॉमन पब्लिक की जान से जुड़ा हुआ है। आप इसमें रिजर्वेशन हटाइए, बाकी आपको नौकरियों में कहां रिजर्वेशन देना दीजिए, मेडिकल में मत दीजिए रिजर्वेशन। एक ये सुधार करें। दूसरा सुधार करें, डॉक्टर की ट्रांसफर पोस्टिंग ऐसे नहीं होगी। सेंट्रल मेडिकल सर्विस, जैसे आईएएस आईपीएस का एग्जाम होता है, आईएमएस का एग्जाम करें, इंडियन मेडिकल सर्विसेज। उसमें 2 ग्रेड निकलेगा। एक ग्रेड निकलेगा क्लिनिकल, जिससे डॉक्टर जाएगा मेडिकल कॉलेज और पेरिफेरल हेल्थ सेंटर। दूसरा ग्रेड निकलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड से वही डॉक्टर का लिंक जो एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहेगा वो बनेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, और उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पोस्टिंग होगी। अब देखिए सिचुएशन ऐसी बदलेगी कि सब कुछ स्ट्रीमलाइन होने लगेगा। उसके बाद आइए क्वालिटी कंट्रोल पे आइए। प्राइवेट हॉस्पिटल, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एनएबीएच का सर्टिफिकेशन होता है, एसओ सर्टिफिकेशन होता है कि कैसा हॉस्पिटल काम कर रहा है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चालू करिए, जिसका अब सिस्टम आ गया एनक्वास का, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम, तो उसके थ्रू क्वालिटी एश्योरेंस कीजिए। आज टेक्नोलॉजी का जमाना हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कीजिए और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके आप मरीजों का अपॉइंटमेंट, शेड्यूलिंग ऑफ ऑपरेशन थिएटर, कौन सा डॉक्टर कितना मरीज देख रहा है, कितने ऑपरेशन कर रहे हैं, आउटपुट क्या है, उसका रिजल्ट कैसा है, सारी चीजें आप टेक्नोलॉजी में मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटरिंग आज की डेट में बहुत जरूरी है। अगर ये सारी व्यवस्था करते हैं तो देखिए कि हेल्थ केयर कैसे इंप्रूव होने लगेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अभी मैं देख रहा था, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा बेगूसराय से हुई है और आप जानते हैं बेगूसराय के एक डॉक्टर को हमने देखा कि एक डॉक्टर को जेडीयू का मेरे ख्याल से एमएलए था, वीडियो वायरल हुआ, उसकी जबरदस्त बेइज्जती की गई, ऐसा लगा कि मारूंगा, पेट फोड़ दूंगा, मतलब ऐसी जलालत और वीडियो वायरल हुआ। आप कह रहे हैं कि सरकारी संस्थान में जो काम करने वाले डॉक्टर हैं, कहने के लिए तो अधिकारी हो जाते हैं, पावर्स उनके पास ज्यादा है, इसके बावजूद डॉक्टर इस तरह की सुविधा के कारण प्राइवेट अस्पताल में वजह सिर्फ पैसे की नहीं होती है, यह भी वजह होती है कि बहुत एक सुरक्षा जो है वो डॉक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका परिजन, उसका परिवार यदि सुरक्षित नहीं महसूस करे तो ये तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो गया। मतलब कि भविष्य में भी इसकी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगी तब तक ये समस्या और भी बरकरार रहेगी। एक और चीज आपने छुआ है इस बात को कि जैसे आपने बिहार के सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज से आपने पढ़ाई की, मुझे लगता है शायद आप ही के दौर में लालू यादव की, आप यदि शायद पास आउट हो गए होंगे उस समय, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी पीएमसीएच की ही प्रोडक्ट बनी। कितनी काबिल थी भगवान जाने, लेकिन 5 साल पास करने के बाद भी उन्होंने कोई मेडिकल सेवा नहीं दी। टॉपर थे वो मेरी जानकारी के मुताबिक। और इस तरह के लोग वहां पर भी हमने महसूस किया है कि बिहार का भी, हम लोग इस पे अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे जब इस तरह से जब बहाली होती है कि पीएमसीएच जैसे संस्थान में भी, और सुविधाएं पीएमसीएच का भी, मैं भी चूंकि बहुत सारे साथी वहां से जुड़े हुए रहे, मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में आज तक बॉडी नहीं मिल पाती है, पीएमसीएच जैसे संस्थान में शिकायत होती है, तो फिर वहां से आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक भरोसा दिलाया है कि यार इतना आसान होगा, जब तक प्रैक्टिकल बच्चे नहीं करेंगे, जब मेडिकल कॉलेज के बच्चे नहीं कर पाएंगे तो बेहतर डॉक्टर कैसे बन पाएंगे। जी, पहले तो आपने बात जो शुरुआत की मीसा भारती से, वो ओरिजिनली पीएमसीएच की प्रोडक्ट नहीं थी। कोटा एक होता था जमशेदपुर का, एमजीएम मेडिकल कॉलेज टाटा का कोटा होता था 5 सीट का, उसमें मंत्रियों को बच्चे पहले जाते थे, क्योंकि सरकार अपनी है, मुख्यमंत्री अपने हैं, स्वास्थ्य मंत्री अपने हैं। फिर उनका 3rd ईयर 4th ईयर में ट्रांसफर पटना मेडिकल कॉलेज करा दिया जाता था। तो ये लोग बाहर से आते थे। अब बाहर से आने के बाद फिर वही बात हो गई, ये भी एक आरक्षण है, सिफारिश कहिए, कोटा का, ये भी आरक्षण ही हुआ। तो अब आरक्षण में जब आ गए तो उसमें तो गड़बड़ी तो रहेगी। अब फिर वहां से पास भी हो गए।
तो उनका ध्येय पता नहीं ये था कि नहीं था, ये करना, मतलब डॉक्टरी करना, लेकिन डिग्री हो गई। अब कहने को तो भाई डिग्री है, डॉक्टर भी हैं, तो ये सब ठीक कर देंगे, नहीं ठीक करेंगे। जो मैंने कहा डॉक्टर सोना है, उसको तपना पड़ेगा भट्टी में, जब तक नहीं तपेगा वो आउटपुट नहीं दे पाएगा। मजाक नहीं है डॉक्टरी, और प्रोफेशन की तरह डॉक्टरी नहीं है। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, इसको हर ब्लैंकेट से अलग करना चाहिए, चाहे वो आरक्षण का ब्लैंकेट हो, चाहे नेताओं के दमदारी का ब्लैंकेट हो, चाहे आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी का इस पे ब्लैंकेट डाला हुआ है, इससे इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और मतलब ये सुविधाएं जो जो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की संख्या हम बढ़ा देंगे, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ जाएगी, दवा पे कंट्रोल हो जाएगा, बार बार इस पे आता है कि क्योंकि ये बहुत भरोसा दे रहे हैं। और ये चीजें जिस दिन देश में मुझे लगता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज तो दे रहे हैं। अब आप अपने देश में आप पिछले 20-25 साल में देखोगे कि भीख मांगने वालों की संख्या, आप महानगरों में रेड लाइट पर प्रोफेशनल तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन गांव देहात छोटे शहरों में गायब हो गए हैं। मतलब हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन अब भी ये पीड़ा मुझे बहुत कई बार परेशान करती है कि क्योंकि आपसे जब भी बात होती है आप अपने पेशे की भी बात करते, क्या डॉक्टरों में भी सर कोई बदलाव की उम्मीद की जानी चाहिए? क्या डॉक्टरों से भी आप? बिल्कुल की जानी चाहिए। पहली तो बात आपने यही कही जो मैंने स्टार्टिंग में ओपनिंग में ही टच कर दिया था कि मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं हैं, डॉक्टर की ट्रेनिंग, चाहे आपने डिसेक्शन हॉल में अवेलेबल बॉडी की बात कही, उसको अब टेक्नोलॉजी से अमेरिका काफी रिप्लेस कर रहा है कि 3D एटलस होता है वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन से, या तो टेक्नोलॉजी से सप्लीमेंट करें। सुविधाएं एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज में, एग्जिस्टिंग हेल्थ सेंटर पे पहले बढ़ाएं, फिर इसको करें, एक बात। दूसरी बात कि रिसर्च डेवलपमेंट पे और टोटल जीडीपी पर अभी जस्ट 2% हेल्थ बजट बनता है, बहुत कम है। 4 फॉर्मूला है हेल्थ बजट बनाने के, जिसमें सबसे जो अच्छा फॉर्मूला जो WHO भी रिकमेंड करता है डेवलपिंग कंट्री के लिए, वो कहता है इंडिया के लिए मिनिमम 5% जीडीपी का हेल्थ बजट होना चाहिए, जो नहीं है, इनएडिक्वेट है। उस 2% हेल्थ बजट का 1.6% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे है, अगेन बहुत कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। और वेलनेस पे, प्रिवेंशन पे, रोकथाम पे, बीमारियों की रोकथाम पे सिर्फ हेल्थ बजट का 0.6% है। इसको अगर बढ़ाएंगे तो आपका मेन हेल्थ बजट का लोड कम हो जाएगा, क्योंकि बीमारी को रोकथाम आपने कर लिया तो इलाज पे खर्चा नहीं होगा। तो ये सब सुधार की जरूरत हो गई। अब आपने बात कही कि इसकी डॉक्टरों में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। सबसे पहला मैं हर समय बोल रहा हूं, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये हमारे एमबीबीएस के ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। एमबीबीएस फॉर दैट मैटर जो भी हम कहते हैं अंडर ग्रेजुएशन, बीडीएस हुआ डेंटिस्ट्री का, बीएमएस हुआ आयुर्वेद का, बीएचएमएस हुआ होम्योपैथ का, बीयूएमएस हुआ यूनानी का, इस तरह के जो भी सिस्टम इंडिया में चल रहा है। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन, वायलेंस जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इधर लैक ऑफ कम्युनिकेशन और बैड कम्युनिकेशन। डॉक्टर या तो मरीज को कन्वे नहीं किया कि सही स्थिति क्या है, या गंदे से बोल दिया। अब गंदे से बोलने की वजह बहुत सारी है, जिसमें डॉक्टर ओवरबर्डन है, 4 दिन से रेजिडेंट सोया नहीं है, उसको खाने के लिए मेस नहीं है, सोने की जगह नहीं है, फ्रेश होने की जगह नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, वो अलग है इशू, वो तो हॉस्पिटल के लेवल पे अपना मैनेज करें, लेकिन कम्युनिकेशन की गड़बड़ी है। और एथिक्स अगर डॉक्टर को उस तरह से पढ़ाया, जैसे मैं कहूं कि भारतीय दर्शन शास्त्र ही अगर पढ़ा दें हम मेडिकल में, या उसी का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा दें, तो एक एथिकल माइंडसेट डॉक्टर का हो जाएगा कि कच्चा दिमाग होता है, कच्चे दिमाग में जैसा हम उसको ट्यून करेंगे हो जाएगा। तो डॉक्टर एक सेल्फ एक्चुअलाइज स्टेट में होगा। मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है, उसमें कहा जाता है 5 चरण है। बेसिक नीड फिजियोलॉजिकल, जिसमें खाना, हवा, पानी। दूसरा जब पूरा होता है तो कहते हैं सेफ्टी, सुरक्षा मांगता है। थर्ड कहता है कि लव बिलोंगिंगनेस, उसको लोग पसंद करें, समाज में अच्छे से बात करें। फिर है सेल्फ स्टीम, उसकी इज्जत हो। और तब है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो अपना काम सब निकाल के आपको दे देगा। तो अगर इस तरह से उस डॉक्टर को एमबीबीएस में हम ट्रेन करके निकालें तो एक सेल्फ एक्चुअलाइज डॉक्टर, एथिकल डॉक्टर एंड गुड कम्युनिकेटर निकलेगा, ये इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर साहब जाते जाते, चूंकि कहते हैं ना कि एक तो आप बिहार में सर्वश्रेष्ठ कॉलेज से आए, उसके बाद आपने विदेशों से भी पढ़ाई की। कैंसर का डॉक्टर होना, इसका मतलब है कि यदि आप उस मेडिकल सेवा में यदि सर्वश्रेष्ठ हैं तो तभी आप इस तरह की चीजों को ले सकते हैं। दुनिया में जो भी कोई आता है किसी भी पेशे में, वो पैसा चाहता है। खास करके इस भौतिक युग में पैसा सबको चाहिए, तो एक डॉक्टर को भी चाहिए।
हमारे समय में जब हम लोग छोटे थे तो शिक्षक जो है का मतलब होता था साइकिल से आएगा, धोती कुर्ता पहनेगा, चीजें बिल्कुल बदल गई है। लेकिन क्वालिटी के साथ जाते जाते सरकार यदि डॉक्टर अंशुमान से सलाह मांगे तो एक डॉक्टर का सम्मान हो, क्योंकि निश्चित रूप से ये कोई नहीं कह रहा कि डॉक्टर अपना, कई बार होता है कि लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि डॉक्टर अपनी फीस ही छोड़ दे कम से कम, जैसे प्रेशर होता है, उसके पास लाखों दवा की कीमत है लेकिन मरीज चाहता है कि डॉक्टर अपनी फीस छोड़ दे, मतलब जो उसके फीस का हिस्सा है। ये बड़ी पीड़ादायक होती है डॉक्टर के लिए, लेकिन वो मानवता मानवीयता के सेवा में भी आता है एक ऐसी चीज में कि डॉक्टर का सम्मान जैसे शिक्षकों का बढ़ा है पिछले कई सालों में, वो बरकरार रहते हुए भी आपको उम्मीद जगती है कि आम आदमी का ये भरोसा, जो कि उसका यदि आपके पास कोई इलाज करने आया, उसका इलाज सफल हो गया तो आप तो देवता हो गए, एक सामान्य डॉक्टर की बात कर रहा हूं। लेकिन यदि नहीं हुआ तो लगा करे लूट भी लिया, उसके बाद वो बददुआएं भी देता है। डॉक्टर मतलब एक ऐसे पेशे में, चूंकि मैं भी कभी डॉक्टर बनना चाहता था, कई बार मुझे लगता है कि एक ऐसा पेशा है कि आप यदि सफल हो गए, आपने, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ होगा, आप चूंकि ऐसी चीज के डॉक्टर हैं, लोगों को एक कई बार ऐसा लगता है कि आमतौर पे धारणा जो डॉक्टरों के लिए होती है वो निगेटिव बन जाती है, ये पॉजिटिव बना रहे। और उसके लिए क्या आपको नहीं लगता, जो मैं बार बार जिस पॉइंट पे कहता हूं कि मेडिकल सुविधाएं, मतलब दवाओं की कीमत में यदि कंट्रोल हो जाएगा, आखिर पे फिर वही बात पे तो चीजें सुधर जाएगी। डॉक्टर अंशुमान यदि इसमें सलाहकार हो सरकार के तो क्या सलाह देंगे कि ताकि मेडिकल सेवा का सम्मान भी आम आदमी की नजर में हो और आम आदमी अस्पताल आकर के बर्बाद ना हो? सबसे पहला तो ड्रग एंड प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी एक्टिव हो जाए और एसेंशियल नॉन एसेंशियल डिवीजन ना करे। सारी दवाएं एसेंशियल दवा हैं तो उस हिसाब से कैपिंग हो जाए। दूसरी बात, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट हो। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है विकेंद्रीकरण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हो। जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज के इलाज के लिए मरीज को दिल्ली मुंबई ही जाना पड़ रहा है, क्यों जाना पड़ रहा है? इसका विकेंद्रीकरण कीजिए, छोटे छोटे सेंटर तक पहुंचाइए और इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी से मॉनिटर कीजिए कि एक ही इलाज दिल्ली में भी हो सके, पटना में भी हो सके, रांची में भी हो सके, मैनपुरी, एटा में भी हो सके। यह भी संभव है। दूसरी बात मैंने कहा विकेंद्रीकरण करना। तीसरी बात, डॉक्टर को पब्लिक से भी मैं कह रहा हूं, गवर्नमेंट से भी कह रहा हूं, नीदर मेक अस गॉड नॉर मेक अस डेविल। ना तो हम भगवान हैं ना हम शैतान हैं। एक हम प्रोफेशनल हैं जिसको ह्यूमन साइंस की जानकारी है, तो इसमें कभी भी 2+2 4 नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बॉडी हमने नहीं बनाई है। ऑटोमोबाइल इंसान ने बनाया, इंसान को ठीक करना उसको पता है। ये बॉडी कैसे रिएक्ट करी, उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती, एक चीज नहीं होती, सिर्फ इलाज नहीं होता है। और ये जो सुविधाएं हैं, जो मैंने कहा एंट्री मैनेजमेंट तब तक कर लें। एंट्री मैनेजमेंट से मतलब है इंपावर करें, नए मेडिकल कॉलेज खोलें, लेकिन तब तक पीपीपी मोड पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मर्ज करें। एक अम्ब्रेला, हेल्थ केयर ऑफ इंडिया एक अम्ब्रेला हो, एग्जीक्यूशन स्टेट के पास हो, लेकिन दरों का नियंत्रण, प्राइवेट हॉस्पिटल को कितना पैसा मिलेगा, इस दरों का नियंत्रण सेंट्रलाइज कंट्रोल हो कि कौन कहां कितने पैसे ले रहा है। अगर ये कर दें, आपको मिरेकल, मनीष भाई इंट्रीम बता रहा हूं, इंट्रीम 2 साल में आपको मिरेकल दिखा कि हेल्थ केयर में हुआ क्या, ये कैसे कमाल हो गया। और 5-7 साल बाद मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जैसे आज हिंदुस्तान से इलाज कराने लोग अमेरिका, सिंगापुर जाते हैं, बाहर से लोग इलाज कराने हमारे यहां मेडिकल कॉलेज में आने लगे। मेडिकल कॉलेज में, कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूं, कॉर्पोरेट में अभी भी लोग आ रहे हैं। बाहर का कितना बड़ा मेडिकल टूरिज्म हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां डॉक्टर वाकई बहुत होशियार डॉक्टर सब पड़े हुए हैं। अगर इन चीजों को आप ठीक कर दें, लॉजिस्टिक दे दें, बाहर से आप लोगों को वेलकम कीजिए, बहुत बड़ा मेडिकल टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अब तो जो हिंदू कंट्री है उसके लिए रिलीजियस टूरिज्म भी हो गया, दोनों को मर्ज कर दीजिए, बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का साधन बनेगा। सिर्फ विजन की जरूरत है, इसको छोटे मत लीजिए, बहुत बड़ा एक वैल्यू एड हो सकता है कंट्री के ग्रोथ के लिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इसीलिए 1.5 घंटे के प्रधानमंत्री के भाषण में मुझे यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लगा और मुझे लगा कि इस विषय पे आम आदमी तक ये बातें जाए और आपसे बेहतर इसका कोई कह सकते कि नैरेटिव बताने वाला, आपसे बेहतर इसे समझाने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम कई विषय पर बार बार चाहेंगे कि आपका लाभ जनता को मिल सके, आप जैसे काबिल डॉक्टर का।
लेकिन इस विषय पे आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि सरकार तक ये बात चाहेगी। और थर्ड टर्म मेरी मोदी सरकार जो कहती है कि गारंटी, मोदी की गारंटी, गारंटी पूरी होने की गारंटी, तो इस जो ये गारंटी दी है, यदि ये गारंटी वो पूरी कर देते हैं तो सचमुच वो जननायक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।